दोस्तों, आप सब लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली अर्मेनिया के द्वारा काफी बड़े मात्रा में भारत से हथियारों को परचेज किया गया है। इन हथियारों में पिनाका जैसे मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से शुरू करके ATAGS और मार्च जैसे आर्टिलरी और इवन आकाश जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल है। और दोस्तों, अब मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि अर्मेनिया के तरफ से भारत से आकाश 1S जैसे मिसाइलों को खरीदने के बाद अब और अतिरिक्त मात्रा में मिलिट्री हथियारों को खरीदने का तैयारी किया जा रहा है और संभावित जल्द ही अर्मेनिया भारत से ड्रोन और कुछ अतिरिक्त मात्रा में सरफेस टू एयर मिसाइलों को खरीदने को लेकर डील के ऊपर हस्ताक्षर करे। बेसिकली दोस्तों, अर्मेनिया को इतने बड़े मात्रा में हथियारों का आवश्यकता इसलिए है क्योंकि साल 2020 में अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में नगानो काराबाग के क्षेत्र को लेकर एक लड़ाई हो चुका है, जिसमें अजरबैजान को टर्की, पाकिस्तान और इसराइल जैसे देशों की तरफ से मदद किया गया था। और उस दरमियान अर्मेनिया के साथ खड़े होने के लिए कोई भी देश नहीं था, जिस वजह से अर्मेनिया को हार का सामना करना पड़ा और नगानो काराबाग का जो क्षेत्र है वो अर्मेनिया के हाथ से निकल गया। और दोस्तों, इस चीज का फायदा उठा के अजरबैजान की तरफ से लगातार अर्मेनिया को धमकी दिया जाता है कि अर्मेनिया के अन्य क्षेत्र को भी अजरबैजान कब्जा कर लेगा। और अजरबैजान की इस तरीके के धमकी को ही काउंटर करने के लिए केवल मात्र अर्मेनिया के द्वारा भारत से हथियारों को ही परचेज नहीं किया जा रहा है, बल्कि भारत के साथ अपने डिफेंस टाई को भी मजबूत किया जा रहा है, ताकि अगर आने वाले समय में अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच में कोई लड़ाई होता है तो अर्मेनिया के साथ भारत रहे। अब दोस्तों, पिछले कुछ समय के अंदर अगर देखा जाए तो अर्मेनिया के द्वारा भारत से काफी बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज किया जा चुका है, जिनमें सबसे खास हथियार है आकाश 1S मिसाइल, जो कि आकाश सरफेस टू एयर मिसाइलों के ही एक अपग्रेडेड वर्जन है, जिनमें की कई तरीके की इंडिजीनियस इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है और अतिरिक्त मात्रा में इंडिजीनियस इक्विपमेंटों के वजह से इन मिसाइलों के लेथलिटी और एक्यूरेसी भी काफी हाई है। और दोस्तों, आकाश 1S जैसे मिसाइलों को खरीदने के बाद रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि अर्मेनिया भारत से कुछ और सरफेस टू एयर मिसाइलों को भी खरीदने को लेकर इंटरेस्टेड है, जिनमें संभावित इंडिया और इसराइल के द्वारा ज्वाइंट डेवलप किया हुआ बराक 8 के स्वदेशी वर्जन मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल या फिर आकाश NG जैसे मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल हो सकता है। अब दोस्तों, आकाश 1S मिसाइल को अगर देखा जाए तो ये बेसिकली एक ऐसा मिसाइल है जो कि 30 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है। और दोस्तों, अर्मेनिया को बेसिकली 30 किलोमीटर से अधिक रेंज का मिसाइलों का भी आवश्यकता है और शायद इसी वजह से MRSAM और आकाश NG जैसे मिसाइलों का बात कहा जा रहा है, क्योंकि MRSAM जहां पे एक तरफ 70 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकता है, तो वहीं पे आकाश मिसाइलों के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट मतलब आकाश NG भी लगभग 70 किलोमीटर दूर तक ही टारगेट को निशाना बना सकता है। हालांकि आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि अर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान के पास भी बराक 8 मिसाइल है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अजरबैजान के तरफ से इन मिसाइलों को अर्मेनिया के खिलाफ भी डिप्लॉय किया गया है। हालांकि बराक 8 मिसाइलों को इसराइल और भारत के द्वारा ज्वाइंटली डेवलप तो किया गया है, लेकिन बराक 8 मिसाइल से MRSAM काफी अलग है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक MRSAM मिसाइलों में भारत के तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट के साथ साथ कई तरीके के स्वदेशी कंपोनेंटों का उपयोग किया गया है। और बराक 8 जहां पे इंडियन नेवी स्पेसिफिक मिसाइल है, तो वहीं पे MRSAM असल में थल सेना और वायुसेना के लिए बनाया गया मिसाइल है। हालांकि इसके अलावा रिपोर्टों में यह भी क्लेम किया जाता है कि ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस में MRSAM मिसाइलों को ऑपरेशनल किया गया है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर अर्मेनिया MRSAM इन मिसाइलों को खरीदने को लेके अपना मन बनाता है तो तुरंत ही ये मिसाइल मिल सकेगा। जबकि दूसरी तरफ अगर आकाश NG मिसाइलों को देखा जाए तो ये आकाश मिसाइलों के ही एक एनहांस वर्जन है और इन मिसाइलों को फिलहाल टेस्ट किया जा रहा है और अब तक इन मिसाइलों को ऑपरेशनल नहीं किया गया है। आखिरी बार आकाश NG मिसाइलों का जो परीक्षण है वो 12 जनवरी 2024 के दिन हुआ था, जो कि एक वेरी लो ऑल्टीट्यूड टारगेट को निशाना बनाने के लिए था। कई दौर के टेस्ट के बाद आकाश NG मिसाइलों को एक तरीके से तैयार कर लिया गया है। हालांकि अब तक इन मिसाइलों के प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ है, पर दोस्तों मिसाइलों के यूजर ट्रायल चल रहा है, जिसका सिंपल मतलब यह है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर मिसाइलों के प्रोडक्शन को लेकर अनुमति दे दिया जाएगा। और आकाश NG मिसाइलों को लेकर भी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से बहुत बड़ा तैयारी किया गया है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक काफी बड़े मात्रा में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आकाश NG मिसाइलों को अपने बेड़े के लिए खरीदा जाएगा। और दोस्तों, इसका सिंपल मतलब यह है कि आकाश मिसाइलों को अगर अर्मेनिया की तरफ से खरीदा जाता है तो शायद इसके लिए थोड़ा बहुत इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन MRSAM मिसाइलों को लेकर अर्मेनिया को कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जबकि दोस्तों, खाली इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा अर्मेनिया भारत से कुछ और हथियार जैसे कि मिलिट्री ड्रोनों को भी खरीदना चाहता है। और कुछ समय पहले तक यह भी दावा किया जा रहा था कि जो भारत तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों का निर्माण कर रहा है, इंडियन आर्म फोर्सेस के बाद शायद इसका उपयोग अर्मेनिया के द्वारा किया जाए। पर तापस BH-201 अनमैन एरियल व्हीकलों के पास इंडियन आर्म फोर्सेस की आवश्यकता को पूरा करने का क्षमता न होने के कारण इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से फिलहाल इसे खरीदा नहीं जा रहा है, जिस वजह से अर्मेनिया के द्वारा भी इसे खरीदने का संभावना काफी कम है। लेकिन वहीं पे आप लोगों को यह भी बता दूं कि भारत के द्वारा कई तरीके के छोटे आकार के ड्रोन और इवन लॉइटरिंग म्यूनिशनों को भी तैयार किया गया है और कई तरीके के
कामाकाजी ड्रोनों को भी ऑलरेडी तैयार करके इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल किया जा चुका है और नो डाउट इनमें से ही कोई ड्रोन शायद आर्मेनिया के द्वारा परचेस किया जाए, जबकि भारत कई तरीके के अन्य ड्रोन जैसे कि हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस श्रेणी के ड्रोन, स्टेल्थ ड्रोन और इवन जेट पावर्ड ड्रोनों का भी डेवलपमेंट कर रहा है। और अगर आर्मेनिया इंतजार करता है तो इस तरीके के ड्रोन भी आर्मेनिया को मिल सकता है। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे लगातार भारत को अपने हथियारों को एक्सपोर्ट करने को लेके फायदा मिल रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ और एक हथियार को लेके भी बड़ा खबर आ रहा है और मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक ये हथियार कुछ और नहीं बल्कि डीआरडीओ और एलएनटी कंपनी की तरफ से निर्माण किया हुआ हल्के वजन का टैंक मतलब जोरावर है। दोस्तों सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन आर्मी की आवश्यकताओं को देखते हुए डीआरडीओ और एलएनटी कंपनी के द्वारा जोरावर नाम से एक हल्के वजन के टैंकों का डेवलपमेंट किया गया है और कुछ हफ्ते पहले इन टैंकों को रोल आउट करते हुए भारत की तरफ से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया था, क्योंकि रिकॉर्ड टाइम के अंदर केवल इन टैंकों का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है बल्कि अब इन टैंकों के ट्रायल को भी शुरू कर दिया गया है। और मीडिया रिपोर्टों में क्लेम किया जा रहा है कि साल 2027 तक जोरावर टैंकों के ट्रायल को समाप्त करते हुए इन टैंकों को इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल करने को लेके भी काम शुरू कर दिया जाएगा। और दोस्तों इन टैंकों के टाइमलाइन को लेके हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान देते हुए बताया गया है कि डीआरडीओ के तरफ से जोरावर टैंकों के जो इनिशियल ट्रायल है इसे शायद 12 से 18 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया जाए और उसके बाद इन टैंकों को इंडियन आर्मी के हवाले कर दिया जाएगा ताकि आर्मी के द्वारा टैंकों के यूजर ट्रायल को शुरू किया जा सके। और यूजर ट्रायल के तुरंत बाद ही साल 2027 से संभावित इन टैंकों को इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल करना शुरू भी कर दिया जाए। पर दोस्तों इन टैंकों के कई फेज के ट्रायलों को अंजाम दिया जाना है, जिनमें बताया जा रहा है कि समर ट्रायल से शुरू करके विंटर ट्रायल और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल शामिल है। अब दोस्तों ये जो समर ट्रायल है इससे बेसिकली हाई टेम्परेचर वाले रीजन में खास करके राजस्थान के डेजर्ट में अंजाम दिया जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि टेम्परेचर अगर हाई होता है तो टैंकों के परफॉर्मेंस किस तरीके का होता है और इससे टैंक के क्रू को कोई मुश्किल आता है कि नहीं। जबकि विंटर ट्रायल को बेसिकली ठंड भरे जगह में अंजाम दिया जाएगा जो संभावित सिक्किम या फिर लद्दाख के क्षेत्र हो जहाँ पे की टेम्परेचर सर्दी के मौसम में माइनस में चला जाता है और यहाँ पे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है ये बड़े बड़े हथियार तक को नाकामयाब बना देता है। विंटर ट्रायल में ये देखा जाएगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर में टैंकों के परफॉर्मेंस किस तरीके का होता है और माइनस टेम्परेचर में टैंकों के परफॉर्मेंस में किसी भी तरीके का कोई मुश्किल आता है कि नहीं। जबकि हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट असल में इन टैंकों का सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट होने वाला है, क्योंकि इन टैंकों को एक हल्के वजन के हाई ऑल्टीट्यूड वाले टैंक के रूप में बनाया गया है जिसका डिप्लॉयमेंट संभावित चाइना के साथ लगे हुए बॉर्डर रीजन में ही किया जाए। और इसी वजह से हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल में 100% सफल होना आवश्यक है और संभावित हाई ऑल्टीट्यूड ट्रायल को भी लद्दाख के क्षेत्र में या फिर सिक्किम के क्षेत्र में अंजाम दिया जाए जहाँ पे की जो ऊंचाई है वो समुद्र के सतह से काफी अधिक है। इवन दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन आर्मी की तरफ से इन टैंकों का उपयोग करीब करीब 5000 मीटर के ऊंचाई वाले क्षेत्र में किया जाना है, जिस वजह से इन टैंकों के प्रोडक्शन से पहले सभी तरीके के ट्रायलों को बेहतरीन ढंग से अंजाम देना अति आवश्यक है और सभी पैरामीटर्स को जांचना भी अति आवश्यक है। आशा किया जा रहा है कि साल 2027 तक जोरावर टैंकों के सभी ट्रायलों को अंजाम देते हुए इन टैंकों के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाए। और फिलहाल बताया जा रहा है कि इनिशियली 350 ऐसे टैंकों को इंडियन आर्मी के लिए जहाँ पे खरीदा जाएगा तो वहीं पे आने वाले समय में और 350 टैंकों को खरीदा जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि जोरावर टैंकों का डेवलपमेंट बेसिकली डीआरडीओ और एलएनटी कंपनी के ज्वाइंट वेंचर के द्वारा किया गया है और इन टैंकों के प्रोटोटाइप के निर्माण का काम एलएनटी के गुजरात में स्थित हजारा के प्लांट में किया गया है, जहाँ पे की पहले K9 वज्र जैसे आर्टिलरियों का भी निर्माण हुआ था। और फिलहाल जोरावर टैंकों के प्रोडक्शन पार्टनर होने के वजह से एलएनटी कंपनी को पहले बैच के करीब करीब 1 रेजिमेंट टैंकों को निर्माण करने का अनुमति दिया गया है, जबकि बाकी टैंकों के निर्माण के लिए एक बिडिंग प्रोसेस होगा और इस प्रोसेस में जीतने वाले कंपनी को ही सभी टैंकों को निर्माण करने का अनुमति दिया जाएगा। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि जोरावर टैंकों के प्रोडक्शन को लेकर क्या एलएनटी कंपनी को सफलता मिलेगा या नहीं, कमेंट करके अपना राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।